अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंध रेंजर्स के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग इनकी ड्यूटी टाइमिंग, इनके सैलरी, इनका प्रमोशन, इनकी बीपीएस के हिसाब से क्या इनकी ड्यूटी टाइमिंग होती है और क्या इन पर वर्कलोड होता है, और हर चीज़ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी जो होती है वो हर शहर की अलग अलग होती हैं, क्योंकि ड्यूटी हर इनकी सेम नहीं होती। मैं आपको वो सब कुछ लास्ट में बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितने भी मैं अपडेट दूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए ऊपर मेंशन हो जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके ठक से मेरी वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूटी टाइमिंग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि ड्यूटी कौन कौन से किस किस टाइमिंग होती है, कौन कौन से शहर में किस कैसी ड्यूटीज़ होती हैं। बाकी पहले बात कर लेते हैं सिपाही की। सिपाही का जो बीपीएस होता है वो होता है बीपीएस 5। इनकी सैलरी होती है 25 से 26 हज़ार इनकी सैलरी होती है, जो कि अब मेरे ख्याल में 28-29 हज़ार रुपये हो गई है, क्योंकि बजट की वजह से 28-29 हज़ार रुपये हो गई है इनकी सैलरी। अब इनके जो होते हैं अलाउंसेस, अलाउंसेस मैं आपको बताऊंगा। अलाउंसेस जो इनके लगते हैं वो अच्छे अलाउंसेस जब लगते हैं जब इनकी पोस्टिंग अगर कराची में हो जाए। कराची में इनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगते हैं, क्योंकि कराची में आपको पता है ऑपरेशन चल रहा है, तो इनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगते हैं। एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिला दें, अगर इनकी 28 से 29 हज़ार सैलरी है तो इनकी बढ़ के कम से कम 35-36 हज़ार रुपये हो जाती है, जो कि इनके और भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगते रहते हैं। बाकी बात करते हैं नाइक की। नायक की कम से कम 30 से 33 हज़ार रुपये सैलरी होती है। इनकी भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगता है, कहीं कराची में या हैदराबाद में या दीगर डिवीजन्स के अंदर इनकी ड्यूटी होती है तो इनको भी एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। उसका रैंक, इसका जो बीपीएस होता है वो होता है 6। थर्ड पर आता है हवलदार। हवलदार जो होता है वो एक बहुत अच्छा रैंक है, जैसे हेड कांस्टेबल होता है, वो हवलदार का रैंक बिल्कुल सेम टू सेम वही है। नाइक कांस्टेबल का रैंक होता है, हवलदार हेड कांस्टेबल का रैंक होता है। हवलदार इनका जो होता है वो बहुत एक तरीके से नॉन कमीशन रैंक है, मगर एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। अगर ये एक तरीके से इसके पास तमाम कमांड होती हैं और ये डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है डीएसआर को या एसआर को। हवलदार अच्छा रैंक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको। बाकी ये है, इसका जो बीपीएस होता है वो 8 होता है। इसकी सैलरी कम से कम 35 अबव होती है और इसमें भी अलाउंसेस लगते हैं। इसका मेरे ख्याल में सैलरी 40 या 44 ऐसी कुछ सैलरी होती है इसकी। बाकी आते हैं सिपाही क्लर्क। सिपाही क्लर्क का बीपीएस सेम टू सेम हवलदार जैसा होता है, बीपीएस 8। इसका भी रैंक हवलदार ही होता है, मगर इसको सिपाही क्लर्क बोला जाता है क्योंकि इनकी जो प्रमोशन मैं आपको आखिर में बात करता हूँ, मतलब 20 के बाद बात करता हूँ प्रमोशंस के बारे में। प्रमोशन आपका कहाँ कहाँ तक जा सकता है। देन आपका आता है सब इंस्पेक्टर। अच्छा, सिपाही कलर की सैलरी की बात करें, इनकी भी सेम हवलदार जैसी सैलरी होती है, बस इनके कुछ अलाउंसेस कटते हैं जो कि फिजिकल ड्यूटी वालों के नहीं होते। कुछ अलाउंसेस इनके नहीं लगते क्योंकि इनका ऑफिस वर्क होता है, तो इनके कुछ अलाउंसेस नहीं लगते। बाकी सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर होता है बीपीएस 13। हाँ, इनके रेंजेस के अंदर बीपीएस 13 होता है। अब इनकी जो सैलरी होती है वो 50 अबव या 55 ऐसी कुछ होती है सब इंस्पेक्टर की सैलरी। बाकी वो आपको मैंने शुरू में बता दिया कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस इनके लगते हैं, तो वो अलग से इनके सैलरी में एडिशन हो जाते हैं, जो कि मिला के 70 to 65 के बन जाता है। बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन आपके कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अब एक सिपाही जो होता है, वो सिपाही जो होता है वो डायरेक्ट नाइक नहीं बन जाता, उसको फिर लाइंस नाइक बनता है, फिर वो नाइक बनता है। मैक्सिमम वो हवलदार तक पहुंच जाएगा अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो कोर्सेज़ पे जाता है और अब उसकी एजुकेशन अच्छी होती है तो वो सब इंस्पेक्टर तक भी जा सकता है। इसमें एक बार मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है आगे तक। मतलब एक लिमिट लगाई हुई है कि एसएसआर तक। एसएसआर इनका लास्ट रैंक है, जो डायरेक्ट जो सीनियर्स में भर्ती होता है। एसएसआर जो होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट रेंजर्स होता है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के इक्वलेंट होता है। उस तक वो पहुंच सकता है अगर वो मेहनत करे तो। अब सिपाही से एसएसआर तक पहुंचना एक तरीके से इम्पॉसिबल है।
मगर नाम मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर वो पहुँचना चाहे तो उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि सिपाही सिर्फ सब इंस्पेक्टर तक बस जाएगा या हवलदार तक जाएगा। वो जाना चाहे तो वो आगे तक भी जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिपाही के रिक्रूटमेंट में भर्ती होगा, सिपाही एज सिपाही, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आई आप सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा, सब इंस्पेक्टर के ज़रिए ज़रिए तरक्की करते करते आप इंशाल्लाह एसएसआर तक पहुँच जाए। ऐसा भी होता है बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ था एक कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सिपाही भर्ती हुआ था, उसने नेक्स्ट एंट्री के अंदर सब इंस्पेक्टर दिया, वो डीएसआर है माशाल्लाह से, और बिल्कुल यंग है, वो बलोच है, बलूचिस्तान का है वो, माशाल्लाह से यंग है बिल्कुल वो। अब डीएसआर है माशाल्लाह से वो, उसकी पोस्टिंग मेरे ख्याल में हैदराबाद में, अब पता नहीं किधर है। बाकी मैं आपको ये बता दें कि कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी सिपाही अगर लास्ट नायक तक पहुँचे तो 3 साढ़े 3 साल लगते हैं, फिर नायक बनने में 6 7 साल लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा टेन्योर होता है इनका एक तरीके से। नायक से हवलदार कितना टाइम लगता है? नायक से हवलदार कम से कम 4.5 या 4 साल लगता है। अब ये जो मैं आपको 4 साढ़े 4 साल बता रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि परफॉर्मेंस हर बंदे की अपनी अपनी होती है। कुछ लोग इसी पर अटके हुए होते हैं नाइक तक, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग 2.5 3 साल के अंदर भी बढ़ जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर एक अप्रॉक्सीमेट अगर लगता है तो वो 4 साढ़े 4 साल मतलब एवरेज इनका यही है। हवलदार से सिपाही, हवलदार जो होता है, हवलदार से सब इंस्पेक्टर, हवलदार सब इंस्पेक्टर जो मिनिमम होता है ट्रेनिंग का 3 साल का होता है। 3 साल में आप सब इंस्पेक्टर, 2.5 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। सब इंस्पेक्ट सिपाही क्लर्क जो होता है, सिपाही, हाँ अब मुझे याद है, सिपाही क्लर्क जो होता है, सिपाही क्लर्क की इनका ये डायरेक्ट सब इसके बाद सब इंस्पेक्टर नहीं बनते, ये इनके बाद इसके पास का कोई सीनियर क्लर्क होता है, फिर इनका फिर जाके सब इंस्पेक्टर बनता है। इसके एक और रैंक है सीनियर क्लर्क में भी, सीनियर क्लर्क के वो ख़ैर में BPS 11 है उसका, उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर पे जाता है। अब सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन जो होती है वो सब इंस्पेक्टर प्रमोशन इंस्पेक्टर तक इंस्पेक्टर होती है, फिर DSR होता है, फिर SR होता है, फिर SSR होता है, वो के लास्ट स्टेज है। अब DSR जो होता है वो इंस्पेक्टर के बाद जाता है, DSR में आपका एक रेजिडेंट ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब कमीशन आपको लग जाता है एज अ कैप्टन। DSR कैप्टन के रैंक का होता है, जैसे DSP पुलिस का होता है ऐसे DSR इनका होता है। DSR जो होता है वो एक तरीके से सुपरिटेंडेंट रेंजर्स होता है डिप्टी, बाकी वो इक्विवेलेंट कैप्टन होता है। और इसमें कम से कम पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कमीशन इतनी आसानी से नहीं लग जाता, वो भी नॉन कमीशन वालों को इतनी जल्दी से कमीशन नहीं लगता। आर्मी में आपने देखा होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल सिपाही भर्ती हुए हैं तो आप बस वहीं तक जाते हैं सूबेदार मेजर तक, उसके बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपको कमीशन का टेस्ट पास करने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर इंस्पेक्टर को कमीशन का टेस्ट नहीं होता है इनका, मगर इनका एक तरीके से बहुत एक लंबा एक टेन्योर होता है जो कि एबटाबाद में इनका कंडक्ट होता है, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, वो करके फिर इनको इंशाअल्लाह ताला DSR पे प्रमोट किया जाता है। फिर DSR के बाद SR बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। SSR तो बहुत गिने चुने बंदे बनते हैं। मेरे साथ कोलीग है मेरा, वो भी माशाल्लाह से लेफ्टिनेंट है, उसके फादर भी SR रिटायर्ड हुए अभी माशाल्लाह से। बाकी यही है कि इनकी जो सैलरी मैंने आपको बता दी। ड्यूटी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूटी टाइमिंग हर चीज़ की अलग होती है। क्योंकि अगर कराची में फॉर एग्जांपल किसी शहर के इलाके के अंदर तैनात हैं तो उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि वो मोबाइल होती है उनके पास, वो मोबाइल में जगह जगह नाके करते हैं, और वो उनके बस ऐसी ड्यूटी होती है, मतलब एक तरीके से 12 घंटे के लिए आप अवेलेबल होने चाहिए सिंध रेंजर्स को फिज़िकल ड्यूटी के अंदर। बाकी अगर आपकी बॉर्डर है तो उसमें भी आपको 24 आवर्स अवेलेबल होना है। और अगर आपको यहाँ पे हेड क्वार्टर के अंदर है, हेड क्वार्टर के अंदर आपको कम से कम 7 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 7 घंटे की ड्यूटी होती है। और अगर आप क्या बोलते हैं किसी शहर के इलाके में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कराची के अंदर हैं, डिफेंस में रहते हैं, आप डिफेंस में रहते हैं, सॉरी डिफेंस में एक इनका वो है यूनिट, इनका तो मेरे ख्याल में हाँ इनका भी यूनिट ही होता है शायद, इनका अगर इनका यूनिट है उधर, तो उसमें फिर इनकी 12 घंटे उनका अवेलेबल होना पड़ता है, 12 घंटे इनकी आपस में ड्यूटी चेंज होती रहती है मोबाइल के साथ। बाकी ये है कि रेंजर्स आपको कभी भी तलब कर सकती है, कोई भी इंसिडेंट के अंदर, कोई भी मेजर प्रॉब्लम के अंदर, आपको किसी टाइम भी किसी भी वक्त जब आप इन पे ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वो आपसे एक तरीके से आपसे हल्फनामा लेते हैं कि हम आपको कभी भी तलब कर सकते हैं। मतलब आप रात के 4 बजे भी अगर सो रहे हैं तो वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं कि आप फ़ौरन इधर रिपोर्ट करें, इस चीज़ के आप पाबंद होते हैं। बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी पूरी इसके बारे में क्या होता है। और भी कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला कमेंट के अंदर बता दूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।